कि तभी रामू को थोड़ी दूर एक पेड़ दिखाई दिया, जिसके साथ एक चबूतरा भी बना हुआ था। सविता, चलो हम कुछ देर उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। वहाँ कम से कम हम इस बारिश से तो बच जाएंगे। हाँ, चलो चलो, ये ठीक रहेगा। किसी गांव में रामू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सविता के साथ रहा करता था। रामू बहुत ही गरीब था और ठेला लगाकर सब्जियां बेचा करता था। अरे भाई, ये टमाटर क्या भाव दिए हैं? टमाटर 30 रुपए किलो हैं। आप हमेशा मुझसे सब्जी लेती हो, इसलिए मैं आपको 20 रुपए किलो टमाटर दूंगा। ठीक है भैया, तो 1 किलो मुझे टमाटर तोड़ दो। रामू सब्जियां बेचकर अपने घर वापस आ जाता है कि तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। ओहो, फिर बारिश शुरू हो गई। अजी, बारिश के कारण घर की दीवारों में पानी भर गया है। ये दीवार कभी भी गिर सकती है। देख रहे हैं ना आप, पूरे घर में कितना पानी भरा है। सविता, तुम तो जानती हो मेरी कमाई इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं घर की मरम्मत करवा सकूं। जैसे तैसे घर का गुजारा हो जाता है, ये भी हमारे लिए बड़ी बात है। रामू ने इतना कहा ही था कि तभी तेज हवा के साथ बिजली उनके घर पर गिर जाती है। अरे सविता, जल्दी निकलो यहाँ से, घर कभी भी गिर सकता है। चलो जल्दी बाहर निकलो। बस 1 मिनट रुक जाइए। अरे सविता, ये तुम क्या कर रही हो? सविता सारी सब्जियां जमा करके एक टोकरे में रख लेती है। चलें, अब हम जल्दी से घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि यहाँ ज्यादा देर रुकना हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। सविता ने इतना कहा ही था कि तभी उनके घर की छत तेज हवा के कारण उड़ जाती है। अरे अरे, ये क्या हो गया? अब तो हमारे पास सर छुपाने की भी कोई जगह नहीं है। अब हम कहाँ जाएंगे? कि तभी रामू को थोड़ी दूर एक पेड़ दिखाई दिया, जिसके साथ एक चबूतरा भी बना हुआ था। सविता, चलो हम कुछ देर उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। वहाँ कम से कम हम इस बारिश से तो बच जाएंगे। हाँ, चलो चलो, ये ठीक रहेगा। सविता और रामू उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। ये बारिश तो बहुत तेज हो रही है सविता। देखो कितनी तेज बिजली चमक रही है। कि तभी एक चप्पल उड़कर रामू के मुंह पर लगा। कौन है ये जिसने मुझ पर चप्पल फेंकी है? हिम्मत है तो सामने आओ। अरे यहाँ कोई नहीं है, हवा बहुत तेज चल रही है। हवा के कारण चप्पल उड़कर आपके मुंह पर लग गई। सविता ने इतना कहा ही था कि तभी तेज हवा के कारण एक बड़ा सा पेड़ उन दोनों के सामने आकर गिर जाता है। सविता, हम तो बच गए। अगर ये पेड़ हमारे ऊपर आकर गिर जाता तो हमारी तो जान चली जाती। हमें यहाँ से कहीं और जाना होगा। रुको, मैं ये टोकरा उठा लेता हूँ। रामू अपने सर पर सब्जियों का टोकरा उठा लेता है और वो दोनों फिर कोई सुरक्षित जगह तलाश करने लगते हैं। तभी रामू को तालाब के किनारे एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो झोपड़ी तालाब के किनारे थोड़ा ऊपर बनी हुई थी, जहाँ बारिश का पानी बिल्कुल नहीं था। सविता, वो देखो, उस झोपड़ी के आसपास बिल्कुल भी पानी नहीं है। चलो हम वहाँ चलते हैं। जब वो दोनों उस झोपड़ी के अंदर गए तो वो झोपड़ी बिल्कुल खाली थी। चलो कम से कम सर छुपाने को कोई जगह तो मिली, वरना इतनी बारिश में हम कहाँ मारे मारे फिरते।
पर रामू, हमारे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं हैं। हम बिना पैसों के कैसे गुजारा करेंगे? चिंता मत करो सविता, कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा। कुछ देर बाद जब बारिश बंद हुई तो रामू गांव की गलियों में सब्जियां बेचने निकल जाता है। अरे भाई रामू, आज तो बड़ी तेज बारिश हो गई। मैं तो तुमसे शाम में सब्जियां लेता हूँ, लेकिन जहाँ तुम शाम को ठेला लगाते हो वहाँ आज तुम मुझे नजर ही नहीं आए। अरे इतनी बारिश में मैं ठेला लेकर कहाँ आता? मेरे घर पर बिजली गिर गई। घर की दीवारें पहले से ही खराब थी। मैं और मेरी पत्नी घर से बाहर निकलने ही वाले थे तो घर की छत हवा में उड़ गई। थोड़ी देर वहाँ और रुकते तो पूरा घर ही उड़ जाता। अरे तो इसका मतलब अब तुम सब्जी नहीं बेचोगे क्या? अरे भाई, सब्जी नहीं बेचूंगा तो मेरा गुजारा कैसे होगा? अभी तो मैं यहाँ सब्जियां बेचने आ गया हूँ, पर तुम सबको बता देना कि मैं तालाब के किनारे जो झोपड़ी बनी है अब से वहीं सब्जियां बेचूंगा। और फिर ऐसे वो आदमी रामू से सब्जियां खरीद कर वहाँ से चला जाता है। रात में फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है। अजी, हम कब तक इस झोपड़ी में रहेंगे? यहाँ ना तो कोई चूल्हा है और ना कोई बर्तन। आज तो हमने खाना भी नहीं खाया। भाग्यवान, आज तो हमें भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। ऊपर वाले ने भी हमारा भाग्य कैसा लिखा है। कभी सर से छत उड़ जाती है तो कभी भूखे पेट सोना पड़ता है। हाँ, और ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। चलो अब ऐसे ही सोना पड़ेगा, और हम कर भी क्या सकते हैं। रामू और उसकी पत्नी वहीं जमीन पर भूखे पेट सो जाते हैं कि तभी तेज बारिश फिर से शुरू हो जाती है और झोपड़ी की छत से भी पानी बरसने लगता है। पानी की टिप टिप की आवाज से उन दोनों की आंख खुल जाती है। अरे, ये टिप टिप की आवाज ने तो मेरी सारी नींद ही खराब कर दी। सविता, बस किसी तरह आज की रात गुजर जाए, फिर सुबह मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। जैसे तैसे करके रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है, पर सूरज अभी भी नहीं निकला था। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी कि तभी। अरे सविता, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। रामू, मेरा बुखार तो उतर जाएगा, पर हम रहेंगे कहाँ और खाएंगे क्या? अगर हम इसी तरह भूखे रहे तो हम दोनों मर जाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं आज तुम्हारे पास ही रहूंगा। मैं तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो फिर आप सब्जी मंडी से सब्जियां कैसे लाएंगे? अब तो सब्जियां भी बहुत कम बची हैं। इन सब्जियों को बेचकर हमारा एक वक्त का गुजारा हो जाता है। अगर अब हम सब्जियां भी नहीं बेचेंगे तो हमारा जीवन कैसे गुजरेगा? अरे सविता, तुम इतनी चिंता मत करो, वरना तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। तुम मुझे थोड़ा समय दो, मैं बस अभी आया। वहाँ दूसरी तरफ सारे गांव में पानी जमा हुआ था। सभी गांव वाले आपस में बातें कर रहे थे। गांव वालों, इस बारिश और तूफान ने तो हमारी हालत खराब कर दी है। अब तो हमारे घरों में सब्जियां भी नहीं बची, और रामू भी इतनी बारिश में सब्जियां बेचने नहीं आ रहा। मंडी भी इतनी दूर है, अब हमारा क्या होगा? सरपंच जी, कल मुझे रामू मिला था और उसने कहा कि वो अब से यहाँ नहीं आएगा, और उसने ये भी कहा था कि मैं गांव में सबको बता दूं कि जिसे भी सब्जी लेनी हो वो तालाब के किनारे जो झोपड़ी बनी है वहाँ से आकर सब्जियां खरीदे, क्योंकि उसके घर की छत उड़ गई है और उसका घर भी कच्चा बना हुआ है जो किसी भी वक्त गिर सकता है। इसलिए वो उसी तालाब के पास बनी झोपड़ी में रह रहा है। मुझे लगता है हमें रामू के हालचाल लेने के लिए उस झोपड़ी के पास जाना चाहिए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा सुरेश, चलो हम सब मिलकर
वहां चलते हैं। गांव वाले जैसे ही सड़क पर उतरे, उनका आधा शरीर पानी में डूब गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे। वहीं दूसरी तरफ रामू कुछ जड़ी बूटियां और मिट्टी के बर्तन अपने साथ ले आया था। देखो सविता, मैं वेद जी से तुम्हारे लिए जड़ी बूटी लाया हूँ। उन्होंने कहा है इससे खाकर तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। और ये कुछ बर्तन मैं कुमार चाचा से लाया हूँ और साथ में मिट्टी भी लाया हूँ। मैं अभी मिट्टी का चूल्हा बना देता हूँ, जब तक तुम ये जड़ी बूटी खा लो। रामू ने सबसे पहले तो मिट्टी का चूल्हा बनाया। जब चूल्हा सूख गया तो उसने उसमें आग जलाई और टोकरे में पड़ी सब्जियों से कुछ सब्जियां बनाई। तभी झोपड़ी के बाहर गांव वाले आ गए थे। अरे रामू, जल्दी बाहर आ, देख हम सब गांव वाले आए हैं। अरे आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी इतनी बारिश में? रामू, हम सब तुम्हारा हाल चाल पूछने आए हैं कि तुम ठीक तो हो ना? हाँ सरपंच जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबका बहुत धन्यवाद जो आप मेरी खैरियत पूछने यहाँ आए। रामू, हमारे घरों में सब्जियां खत्म हो गई हैं। अब हम सब यहाँ आ ही गए हैं, तो तुम हमें सब्जियां दे दो। सरपंच जी, मैं आप सबको सब्जियां दे देता, पर मेरे पास थोड़ी ही सब्जी बची थी और मेरे पास भी खाने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने उस सब्जी का खाना बना लिया। पर मैं कुछ दिनों में फिर से सब्जी का काम शुरू करूंगा, तो आप सब सब्जी खरीदने यहाँ आ सकते हो। ठीक है, चलो गांव वालों, अब हम यहाँ से चलते हैं। जब पानी कम हो जाएगा तो हम दोबारा रामू की खैरियत लेने आ जाएंगे। ऐसे बोलकर गांव वाले वापस चले गए। रामू ने सारे बीज तालाब के किनारे लगा दिए थे। बारिश के कारण कुछ ही दिनों में ढेर सारी सब्जियां उगने लगती हैं, जैसे टमाटर, बैगन, शिमला, मटर। अरे वाह, देखो तो सब्जियां कितनी हरी भरी उगी हैं। लेकिन इस बारिश में लोग यहाँ तक सब्जी लेने कैसे आएंगे? रास्ते में तो बहुत पानी भरा है। तभी रामू ने देखा कि पानी में कुछ लकड़ियां बहती हुई जा रही हैं। वो तुरंत उन लकड़ियों को उठा कर ले आया और उन लकड़ियों में कील ठोक कर एक छोटी सी कश्ती बना दी। अब चौराहे से तालाब के किनारे आने तक किसी को कोई परेशानी नहीं होती। देखा, मैंने कहा था ना सविता कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो अब मैं जल्दी से सारी सब्जियां तोड़ लेता हूँ। किसी भी समय गांव के लोग यहाँ सब्जियां खरीदने आ सकते हैं। फिर रामू ने सारी सब्जियां तोड़ी और एक कपड़ा बिछाकर झोपड़ी के बाहर बैठ गया। तभी गांव के लोग तालाब के किनारे कश्ती में आकर बैठ गए थे। अरे ये रामू ने तो कमाल कर दिया। इतना अच्छा सुझाव तो गांव में रामू के अलावा किसी को नहीं आ सकता। चौराहे से तालाब तक पहुंचने के लिए उसने कश्ती बना दी। गांव वाले आराम से कश्ती में बैठकर रामू से सब्जी खरीदने आने लगे। रामू, तूने तो कमाल कर दिया। तालाब के किनारे सब्जियां उगाने लगा और आने जाने के लिए कश्ती का इंतजाम भी कर दिया। अब तो हमें ताजी सब्जियां खाने को मिलेंगी। अरे सुरेश भैया, तुमने वो तो सुना ही होगा कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलो अब आप सब बताओ, आप सबको कौन सी सब्जी चाहिए? अरे रामू, सारी सब्जियां 1-1 किलो दे दो। बहुत दिनों से सब्जी नहीं खाई, आज तो मैं पेट भर के सब्जी खाऊंगा। और ऐसे पूरी बरसात रामू तालाब के किनारे सब्जियां बेचने लगा। कुछ महीने में उसने बहुत अच्छे पैसे कमा लिए थे और जब बरसात खत्म हुई तो उसने अपना गांव का घर पक्का बनवा लिया था और अब वो अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।
ला 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 ना ना। अरे ये कैसे हो सकता है? भला तालाब के बीचों बीच, वो भी मटका और खजाने से भरा हुआ। अरे रे 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 रे, मेरी तो किस्मत जाग गई रे। जल्दी से मटका निकाल लेता हूँ, फिर ये तो लकड़ी काटने की झंझट ही खत्म हो जाएगी। विष्णु तालाब में कूद जाता है और जैसे ही वो मटके के पास पहुंचता है, मटका आगे बढ़ने लगता है। आई, ये क्या हो रहा है? हैं? मैं इसके नजदीक जा रहा हूँ और ये मुझसे दूर भाग रहा है। अरे रुक जा भैया, मुझसे दूर कहाँ तक जाएगा? मैं तो तुझे निकाल कर ही रहूंगा। विष्णु मटके को पकड़ने बढ़ता है, पर मटका सरकते सरकते तालाब के दूसरे छोर पर रुक जाता है। अरे ये ससुरा मटका मुझसे खेल खेल रहा है। रुक जा बेटा, मैं तेरे बिना तो तालाब से नहीं निकलने वाला। इतना सुनहरा मौका बार बार थोड़े ना मिलता है। विष्णु जैसे ही मटके के बिल्कुल पास पहुंचता है, तभी तेज धुंध फैल जाती है और विष्णु को घेर लेती है। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर इस धुंध में क्यों जा रहा है? नहीं 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 नहीं, यह मटका कोई श्रापित था। बचाओ बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे छोड़ दो। बचाओ, मुझे छोड़ दो, बचाओ। तेज रोशनी फैलती है, विष्णु और मटका दोनों गायब हो जाते हैं। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। उसकी पत्नी मोहिनी झोपड़ी में बैठी रो रही होती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे पति को गए हुए 1 महीना हो गया है। मैं सोच रही थी शायद वो दूसरे गांव काम करने चले गए होंगे, पर वो तो अभी तक वापस ही नहीं आए हैं। अब मुझे उन्हें ढूंढने के लिए निकलना ही पड़ेगा। पता नहीं वो कहाँ और किस हाल में होंगे। मोहिनी वहाँ से आगे बढ़ती है और घने जंगलों की ओर चल देती है। रोज तो वो इन्हीं जंगलों से लकड़ियां ले जाया करते थे। शायद यही कहीं उनका कोई निशाना मिल जाए। थोड़ा आगे जाकर उसे तालाब के किनारे विष्णु की कुल्हाड़ी मिलती है। ये क्या? ये कुल्हाड़ी तो मेरे पति की है। अगर कुल्हाड़ी यहाँ है तो वो कहाँ है? मैं अपने पति को ढूंढ कर रहूंगी, चाहे वो जमीन में हो या पाताल लोक में। मैं उन्हें वापस लेकर ही रहूंगी। इतने में एक साधु बाबा आते हैं। बेटी, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? मेरा पति नहीं मिल रहा है साधु महाराज। बेटी, जहां तुम्हारा पति गया है, उस रहस्य का पीछा मत करना, वरना तुम भी रहस्य बन जाओगी और कभी वापस नहीं लौट पाओगी। इसीलिए बेटी, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो लौट जाओ। लेकिन मैं अपने पति से तो बहुत प्रेम करती हूँ साधु महाराज। मैं उनके बिना कैसे अपना बाकी जीवन बिताऊंगी? बेटी, लौट जाओ। तुम्हारे बच्चे भी हैं, उनका ध्यान रखो, उनके बारे में सोचो और लौट जाओ। मोहिनी बिना कुछ कहे वापस लौट आती है। कुछ समय बाद गांव में चर्चा फैल जाती है। अरे भाई, तू जानता है, ये विष्णु था जो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया और उसका कोई पता ही नहीं चल रहा। बताओ भला, अब गांव में ऐसा होता है क्या? हाँ, सही कहता है। अरे विष्णु, कुछ भी कहो, मतलब था तो दिल का बड़ा अच्छा इंसान। उसने ऐसा क्या किया कि उसका कोई पता ही नहीं चल रहा? अरे, मुझे तो लगता है कि कुछ बहुत ही बड़ा अपशगुन होने वाला है हमारे गांव के साथ। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है जिंदा जीता जागता आदमी रातों रात गायब हो जाए भाई? अरे राम जाने अब क्या होगा, अब शगुन होगा कि शगुन होगा, क्या जाने। धीरे धीरे गांव के बहुत से मर्द रहस्यमय तरीके से गायब होने लगते हैं और पूरे गांव में खलबली मच जाती है। अरे
ये तो बहुत ही बड़ी घटना हो रही है। ए भैया, ये तो बिल्कुल वही घटना दोहराई जा रही है जो एक बार मेरे दादाजी ने बताई थी। उन्होंने कहा था कि बरसों पहले हमारे गांव से अचानक ही सारे मर्द गायब हो गए। बिल्कुल वही घटना आज फिर से हमारे साथ दोहराई जा रही है हमारे गांव में। और भैया, अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारे गांव में जो गिने चुने मर्द बचे हैं ना, वो भी गायब हो जाएंगे। रह जाएंगे फिर औरतें, क्या करेंगी वो? अब औरतें क्या करेंगी ये तो नहीं पता, पर हाँ, मेरे दादा ने भी बताया था कि ये किसी की बद्दुआ है जो हमारे गांव पर कहर बन के बरस रही है। एक काम करते हैं, चलो मुखिया जी के पास चलते हैं, इस पर जरूर कोई फैसला लेना होगा। चलो। फिर दोनों मुखिया के घर पहुंचते हैं। अरे क्या हो गया? तुम लोग इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? क्या बात है? मुखिया जी समझिए, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पहले हमने सोचा था कि सिर्फ विष्णु ही गायब हुआ है, लेकिन इन कुछ दिनों में हमारे गांव के आधे से ज्यादा मर्द गायब हो गए हैं। बताइए भला। अरे ये क्या बात कर रहे हो? आखिर ये हमारे गांव में हो क्या रहा है? मैं कुछ दिनों से दूसरे गांव में था तो मुझे इतनी बड़ी घटना पता ही नहीं चली। वही तो मुखिया जी, इसीलिए तो मैं आपको बताने आया हूँ। जल्दी चलिए, चौपाल पे चर्चा करते हैं और हमें कुछ न कुछ फैसला लेना होगा। हाँ, ठीक है, चलो चलते हैं। आज ही गांव के चौपाल पे चलते हैं और इस बात पर हम फैसला लेते हैं। चलो। फिर सभी गांव के चौपाल पर आ जाते हैं। तो सुनो भाई, सभी गांव वालों ध्यान से सुनो। हमारे गांव में जितने भी मर्द रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे हैं, और जो कोई भी इस रहस्य को सुलझा देगा, मैं उसे ढेर सारा इनाम दूंगा। है कोई? ए रघु, ये तो कोई बड़ा रहस्य है। क्या कहता है? हमें इसका पता लगाना चाहिए। अरे कैसी बातें कर रहा है रामू? हम अपनी जान जोखिम में क्यों डालें? नहीं तो अरे पूरे गांव में और भी लोग हैं, पर वो सब जाने के लिए तैयार नहीं हैं। तो फिर हमको कौन सी आग लगी है कि हम जाएं? नहीं तो। अरे देख रघु, अगर हम सब इसी तरह से एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहे तो हम कभी भी इस रहस्य को समझ ही नहीं सकते। मैं जरूर इस रहस्य को सुलझाने जाऊंगा, तू चिंता मत कर। फिर रामू भीड़ से आगे बढ़ता है। मुखिया जी, मैं इस रहस्य को सुलझाऊंगा। बाकी के गांव के जितने लोग भी गायब हैं, उन सबको मैं वापस लेकर आऊंगा। ये हुई ना बात। कोई तो मर्द का बच्चा है जो सामने आया। ठीक है बेटा रामू, तू इस रहस्य को सुलझा दे बेटा। पता नहीं आजकल हो क्या रहा है हमारे गांव में, मुझे तो बहुत ही फिक्र हो रही है। ठीक है बेटा, ठीक है। फिर रामू गांव से निकलता है और घने जंगल में जाता है। आखिर वो लोग कहां से गायब हुए, ये तो मुझे पता नहीं है, और मैं इसका पता लगाऊं तो लगाऊं कैसे? तभी साधु महाराज आते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। तू कहां जा रहा है बेटा? अपनी मौत को ढूंढने? हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं साधु महाराज? दरअसल बात यह है कि मैं उन सभी गांव वालों को आजाद करना चाहता हूं। महाराज, आप कृपया करके मदद कीजिए और ये तो बताइए कि वो सब गायब कहां हुए हैं। मैं इन सबको वापस लाना चाहता हूं। ओहो, सोच लो, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। ठीक है महाराज, मैं पहले ही सोच कर आया हूं। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, पर मैं अपने गांव को ऐसे मिटने नहीं देना चाहता। बताइए भला, हमारे गांव के आधे से ज्यादा मर्द गायब हो चुके हैं। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है ना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारे अंदर जोश है और नेकी करने का जुनून भी। एक काम करो, यहां से सीधे जाओ और तुम्हें एक तालाब मिलेगा। उसमें जो मटका है, बस उसे हासिल करना
तो तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। जाओ। ठीक है महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलता हूँ। फिर रामू थोड़ा ही आगे जाता है और तालाब के पास पहुंच जाता है। कहाँ है मटका, कहाँ? अरे ये रहा, तालाब के बीचों बीच धन से भरा हुआ मटका। खैर, मुझे धन तो चाहिए नहीं, मुझे तो गांव वालों का पता लगाना था। चल रामू, कूद तालाब में। फिर रामू तालाब में कूद जाता है और जैसे ही रामू मटका को छूता है, अचानक तेज रोशनी में रामू गायब हो जाता है और दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। बाप रे, ये कैसी दुनिया है? इतना गोल क्यों है? यानी कि ये मटकों की दुनिया है। अब मैं यहाँ तो आ गया हूँ, लेकिन वापस कैसे जाऊं? बाप रे। उसी समय सुंदर नकाब वाली एक रहस्यमय लड़की सामने आती है। लंबे बाल, खूबसूरत आंखें, हाथ में बांसुरी थी। ओह, कौन है ये अजीब जंगल की रहस्यमयी लड़की? लड़की चुप रहती है और धीरे से बांसुरी बजाती है। ये धुन, ये कैसी धुन है? मैं इसके पीछे पीछे क्यों जा रहा हूँ? मेरे कदम मेरे बस में नहीं है। रुक जा। अरे रे, ये क्या चक्कर है? लड़की बांसुरी बजाती हुई आगे आगे चलने लगती है। रामू चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। कुछ देर बाद एक अजीब जगह पहुंच जाता है, जहां चारों तरफ बड़े बड़े मटके, हर मटके में सिर्फ गर्दन बाहर थी। बाप रे बाप, इतने सारे मटके, और वो भी इतने बड़े बड़े, और एक एक गांव वालों का सिर्फ गर्दन दिख रहा है। ओह, यानी कि इसने सभी गांव वालों को पूरी तरह से इस मटके में कैद कर दिया है। तो तुम कौन हो, और इन गांव वालों को तुमने मटके में क्यों कैद किया है, और इनकी सिर्फ गर्दन क्यों दिखा रही हो? शरीर कहाँ है? अब तू भी एक मटके में बदल जाएगा। ये देख, ये बड़ा सा मटका अब ये तेरी कब्र बनेगा। रोशनी रामू को पकड़ने आती है। तभी रामू झट से मिट्टी उठाकर उसकी आंखों में फेंक देता है। मुझे नहीं पकड़ पाएगी, समझी? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे देखो, मैं तुमको नुकसान पहुंचाने या किसी लालच में नहीं आया। मैं तो यहाँ अपने गांव वालों की मदद करने आया हूँ। मुझे ये बताओ, क्यों मटके की दुनिया में कैद करके रखी हो इन सबको? देखो, मेरी बात समझो, मुझे बस इतना बताओ, क्यों किया है? ठीक है, तुझे तो वैसे भी मरना है और तू लालची भी नहीं है, इसलिए ये इच्छा जरूर पूरी करूंगी। मेरा सच जानना है ना? सुन, ये बात उस समय की है जब मैं इस दुनिया में आने वाली थी। अरे ओ शंभू, तेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है। बता देना कि लड़का हुआ है या लड़की, सबको खबर कर देंगे। हाँ, चिंता मत कीजिए काका, लड़की होगी तो आप तो जानते ही है ना, हमारे गांव की जो परंपरा है हम वही करेंगे, मार डालेंगे उसको। नहीं चाहिए लड़की हमको। हाँ, अगर एक भी लड़की हमारे गांव में बच गई तो हमारे पूरे गांव के लिए विनाश आ जाएगा। हमारे दादाओं ने कहा था कि हमारे गांव में एक भी लड़की पैदा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ लड़का ही पैदा होना चाहिए। हाँ, याद रखना। हाँ काका, मुझे सब याद है, सब याद है। तभी अचानक बच्चे की रोने की आवाज आती है। हाँ, जा, देख, तेरी पत्नी को बच्चा हो गया। देख तो सही, बेटा है या बेटी?
हाँ हाँ ठीक है काका, मैं अभी देखकर बताता हूँ, रुको। शंभू घर के अंदर जाता है। जी मेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया जी। अच्छा ठीक है, बच्चा तो आ गया, पर ये बता लड़का है या लड़की? आप कैसी बातें कर रहे हो? इतनी मन्नत के बाद मुझे बच्चा हुआ है और आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हो? हाँ हाँ, मैंने मन्नत मांगी थी, लेकिन उससे बड़ी है हमारे गांव की परंपरा। जल्दी बता क्या हुआ है, लड़का या लड़की? लड़का है। क्या सच में? मुझे लड़का हुआ है। हाँ, बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। अब मैं खुशी से पूरे गांव में कह सकता हूँ मेरे घर लड़का हुआ है। शंभू झोपड़ी से बाहर निकलता है। मुझे माफ कर दीजिएगा जी, पर मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आप लोगों को बेटी से नफरत है, लेकिन मैं अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहती हूँ। वही शंभू हंसते हुए घर से बाहर आता है। अरे काका बधाई हो, बधाई हो। अरे बेटा हुआ है मुझको, बेटा। हाँ ये तो बड़ी खुशी की बात है। पूरे गांव में मिठाई बांटी जाएगी और सभी ओर ढोल नगाड़े बजाकर बताया जाए हमारे गांव में बेटा ही पैदा हुआ है। फिर सभी गांव वाले खुशी मनाने लगते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता है और देखते ही देखते 4 साल बीत जाते हैं। चल। हाँ ये देख मटका, इसे यहाँ पे रखो रखो। फिर बूढ़ा व्यक्ति मंत्र पढ़ता है। रोशनी मटके में कैद हो जाती है। मुझे बाहर निकालो पिताजी, मेरा दम घुट रहा है। इस मटके से मुझे बाहर निकालो। अब इस मटके को ले जाकर तालाब के किनारे रख दो। वहाँ पर 2 दिन तक ये इसी तरह से मटके में रहेगी तो खुद ही दम घुटने से मर जाएगी। ले जाओ इसको। शंभू मटका तालाब किनारे रख देता है। कोई है, मुझे बाहर निकालिए। माँ, पिताजी, मुझे इस मटके से बाहर निकालो। उसी वक्त साधु महाराज आते हैं। अच्छा, तो इस मासूम बच्ची को इस मटके में कैद कर दिया है। फिर साधु शक्ति से मटका खोल देते हैं। मेरी माँ कहाँ है? मुझे मेरी माँ के पास जाना है। रुक जाओ। अगर तुम अपने माँ के पास गई बेटा, तो तुम्हारी माँ तो इस दुनिया में नहीं है, और अगर गांव वालों ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें फिर से यहाँ मरने के लिए छोड़ देंगे। ऐसे गांव वाले मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? मैं तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, फिर भी गांव वाले इतनी नफरत मुझसे क्यों कर रहे हैं? तो नहीं जानती बेटा, इस गांव की ना बहुत ही क्रूर प्रथा है बेटी। इस गांव में एक भी लड़की पैदा नहीं होती है, और अगर कोई पैदा हो भी जाती है तो पैदा होते ही उसे मारकर फेंक दिया जाता है। लेकिन तुम्हारी माँ ने पूरे समाज के खिलाफ जाकर तुम्हें 4 सालों तक पाला। वाकई में तुम्हारी माँ सच में तुमसे बहुत प्यार करती थी। वो देखो पूरे समाज के खिलाफ चली गई। लेकिन पर इसमें मेरी क्या गलती है साधु महाराज? हाँ बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं, अपनी जिंदगी सुधार सकती हो तुम। बस अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करना। साधु वहां से चले जाते हैं। शक्ति? कैसी शक्ति? मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। उनके सामने खाना प्रकट होता है। अच्छा, तो मतलब साधु महाराज ने मुझे शक्ति दी, मैं जो चाहूंगी सो कर सकती हूँ। अब मैं सभी गांव वालों से गिन गिन के बदला लूंगी। उन सभी को सिर्फ बेटा ही चाहिए ना। मैं गांव के सारे मर्द को मिटा दूंगी, एक भी मर्द जिंदा नहीं रहेगा। तभी तेज रोशनी फैलती है और रोशनी मटके में चली जाती है। मैं सभी मर्द से नफरत करती हूँ, क्योंकि उनको बेटी
बोझ लगती है, इसीलिए मैं दुनिया के सारे मर्द को खत्म कर दूंगी और सिर्फ बेटियां ही बेटियां बचेगी। ये सुन रामू की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। देखो, तुम्हारे साथ जो हुआ वाकई में वो बहुत गलत था, पर तुमने अपने गांव के लोगों के साथ जो किया वो तो सही था, पर आसपास के और मेरे गांव के लोगों की क्या गलती थी? और तुमको वरदान मिला, उसका इस्तेमाल अच्छी जगह करती, लड़कियों को इंसाफ दिलाती। आज भी कितने लोग लड़कियों को बोझ समझते हैं। मैं इस बंधन से बंध चुकी हूँ, मैं सबको आजाद कर दूंगी, इस गांव को मटकों से आजाद कर दूंगी। तो फिर बताओ, मुझे क्या करना होगा? तुम मुझसे क्या चाहती हो, बताओ। पर तुमको मुझे इस बंधन से आजाद करना होगा जिसमें मैं बंध चुकी हूँ। बंधन से आजाद करने के लिए तुम्हें अपनी बलि देनी होगी। हाँ, ठीक है। अगर मेरी बलि से गांव बचता है तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं पूरा गांव बचाने आया हूं, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है। रामू धीरे से रोशनी की कमर से खंजर निकाल लेता है। एक पल की खामोशी और वो अपना गला काट लेता है और वही मर जाता है। तभी तेज रोशनी फैलती है, सारे मटके गायब हो जाते हैं और सब लोग तालाब के किनारे आ जाते हैं। रोशनी जमीन पर गिरकर रोते हुए रामू को सीने से लगाती है। मेरी आखिरी सांस तक मैं तुम्हें नहीं खो सकती। ये आंसू मेरी प्राण शक्ति है, वापस लौटाओ रामू। मैं तुम्हें अपनी सारी शक्तियां देकर जीवित करती हूँ। जैसे ही रोशनी के आंसू रामू के शरीर पर गिरते हैं, रामू की उंगलियां हिलती है, धीरे धीरे सांस वापस आती है और रामू जीवित हो उठता है। हाँ, 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 ये क्या? मैं तो मर गया था, फिर मैं ये जीवित कैसे हो गया? ये क्या चक्कर है? क्योंकि तुम्हारी सच्ची बोली थी, तुम्हारा दिल साफ था और मैंने अपना सारा जादू तुम्हें प्राण देने में लगा दिया। अब मेरे पास कोई शक्ति नहीं बची है। देखो, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। फिर रोशनी धीरे से अपना नकाब हटाती है। वाह! अरे तुम तो इतनी सुंदर हो, स्वर्ग की अप्सरा भी तुम्हारे सामने फीकी है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्यों नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ शादी करके खुशी खुशी जीवन बिताना चाहती हूँ। तभी सभी गांव वाले होश में आ जाते हैं। सबकी आंखों में पछताओ के आंसू थे। हमें माफ कर दो। हमें बेटियों से नफरत थी, पर आज हमें एहसास हो गया कि हमने बहुत गलत किया। हाँ, चलो भाई, अब इन दोनों की धूमधाम से शादी कर देते हैं और ये प्रण लेते हैं कि आज से हमारे गांव में बेटा हो या बेटी, सब भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद रहेगा। कोई किसी से नफरत नहीं करेगा। बोलो, बेटा हो या बेटी, सब हो एक बराबर। ढोल नगाड़े बजने लगते हैं। सबके सामने रामू और रोशनी का विवाह होता है, जिसके बाद रामू और रोशनी का जीवन खुशी और प्रेम से भर जाता है।